बेटा बात कर रहे हैं हम केटीजी में कुछ लॉस की। आप जानते हो बॉयल्स लॉ क्या होता है? बॉयल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। इस बात से कौन वाकिफ नहीं है? बोलो, तुम बच्चों में से बोलो बेटा, जानते हो इस बात को? ऑनलाइन वाले बच्चों को Yes, याद आ रही है? sir. Yes, sir. क्या आवाज क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं No, No, but sir. ठीक है। तो वो कहता है प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है। प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है। तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 एक बॉयल्स लॉ की इक्वेशन बनती है। इसमें कोई खास दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद ये ग्राफ कर रखे हैं आपने, प्रेशर का वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन आता है, ये डिक्रीजिंग, और प्रेशर का 1 अपॉन वॉल्यूम के साथ डायरेक्ट रिलेशन आता है, इंक्रीजिंग। टेम्परेचर उस वक्त कांस्टेंट होना चाहिए, ये बात बताई बॉयल्स। इसके बाद दूसरा लॉ आया, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और उन्होंने कहा कि जब भी हम 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करेंगे, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करेंगे, तो उससे 1/273.15 ओरिजिनल वॉल्यूम का इंक्रीज हो जाएगा। 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने पर 1/273.15 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। इट स्टेट्स दैट इफ द प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, हाँ, चार्ल्स लॉ में प्रेशर रिमेन कांस्टेंट रहना चाहिए, then the volume of given mass of a gas increase or decrease by 1/273.15 of its volume at zero। ठीक है, आ जाओ। और इस इक्वेशन को बनाया उन्होंने, जिसमें से आप V0 कॉमन ले सकते हो। साइड में V0 कॉमन लेके दिखा दिया, हो गया आपका काम। फिर इसी तरीके से 2 डिग्री के लिए, T डिग्री के लिए, और अगर हम -273.15 डिग्री ले ले तो वो वैल्यू जीरो बन जाती है। ठीक है, और रिलेशन क्या आया? ये V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2, जिसके लिए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए टेम्परेचर की एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या ये बात ठीक है बच्चों? हाँ yes, ना, Yes, बोलो। sir. Yes, sir. ठीक है, इसके लिए एक ग्राफ और बनता है, यहाँ पर बना नहीं रखा, बुक ने आगे बना रखा होगा तो मैं देखता हूँ। नहीं बना रखा, मैं बना देता हूँ। इस ग्राफ को देखो आप सब बच्चे, ये देखो कहाँ पर जा रहा है ये ग्राफ। ये ग्राफ पीछे आके मिलता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर इसका वॉल्यूम जीरो हो जाता है, तो टेम्परेचर का वॉल्यूम के साथ ये रिलेशन देखा है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये वो टेम्परेचर है जहां पर आइडियल गैस का वॉल्यूम सपोज टू बी जीरो होता है। आइडियल गैस का वॉल्यूम सपोज टू बी जीरो होता है, तो इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो एक ये इस नाम से जानते हैं, और एब्सोल्यूट जीरो को हम जीरो के भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू है जीरो केल्विन। क्या ये बात ठीक है या गलत है? जल्दी बोलो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। yes, sir. इतनी बात क्लियर हो गई? चेतना बेटा माइक खुला है, तेरे वीडियो का वो खुला हुआ है, बंद करो उसको, कैमरा। चलो, अब इसके बाद बारी आती है गेलुसेक्स लॉ। अगर मैं गेलुसेक्स लॉ की बात करूं तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। वही चार्ल्स लॉ वाली बात है, आप देख लो। क्या ये वही है? देखो बेटा, Pt इज इक्वल्स टू P0 1 प्लस T/273.15। ठीक बात है बच्चों? है ना Yes, बच्चों? sir. ठीक है, Yes. P1 इक्वेशन क्या बन गई? P1/P2 इज इक्वल्स टू T1/T2। खत्म कहानी, इसको ज्यादा नहीं समझा रहा, सेम ही है। अब वो कहता है परफेक्ट गैस इक्वेशन, इसे हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते थे केमिस्ट्री में। कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. Pv इक्वल्स टू nRT, ये ठीक है। n को फिजिक्स म्यू कह देती है। आपको एनसीईआरटी में म्यू दिखेगा, जिसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स। क्या मतलब है इसका? Number of what? आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर है
यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या-क्या होती है मैं बता देता हूँ आपको। R होता है 8.314 8.314 एटमॉस्फेयर पर क्यूबिक मीटर मोल पर केल्विन या 0.083 बार लीटर पर मोल पर केल्विन। क्या याद रहेगा? जल्दी बोलो बच्चों। Yes. Yes, sir. इसको आप किलो जूल में भी लिख सकते हो, जूल पर केल्विन पर मोल, इसमें भी लिख सकते हो। तो ये आर की सारी वैल्यू याद रहनी चाहिए। वहां पर हमने आर ही पढ़ा था, यहाँ पर एक चीज और पढ़ेंगे, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, उस पर ध्यान देना। तो वो कहता है आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है? हाँ, ये तो बोल्ट्ज लॉ है। ये पढ़ा है चार्ल्स लॉ? हाँ पढ़ा है भैया। इन दोनों को अगर जोड़ दे तो हमारे पास एक इक्वेशन आती है, पी वी अपॉन में टी इक्वल्स टू कांस्टेंट, पीवी इक्वल्स टू आरटी, और ज्यादा मॉलिक्यूल्स के लिए पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ऐसे करके इसने इसको परफेक्ट गैस इक्वेशन बना दिया। ठीक है? ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब आप चाहो तो इस इक्वेशन को और खोल सकते हो, वो मैं अभी खोल के एक पेज पे बता दूंगा। देखो देखो, सबसे पहली इक्वेशन, V is inversely proportional to pressure, V is directly proportional to temperature, V is directly proportional to number of moles, V is directly proportional to NT by P, PV is equals to PV is directly proportional to NT या PV is equals to NRT। ये बातें समझ में आई? और इन बातों को समझने के बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस चीज, अगर मैं ये कहूँ PV इक्वल्स टू NRT है, तो आप N को लिख सकते हो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, लिख सकते हो? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और M को अगर उठा के उधर ले जाऊं तो गिवन मास अपॉन वॉल्यूम RT। तो यहाँ से डेंसिटी का रिलेशन बन गया। ये भी केमिस्ट्री का ही फॉर्मूला है। Yes. Yes, sir. ठीक है, P मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू DRT। तो मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी का रिलेशन डायरेक्ट आता है। ठीक है, फिर वो कहता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गिवन नंबर अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गिवन वॉल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर। इस बात को समझा फिर हमने? ठीक बात है बच्चों? ये कुछ Sir, फॉर्मूले हमें यहाँ बताए। हाँ बेटा बोलो। ट्रिपल पॉइंट भी बता दो। अच्छा, आ जाएगा इसमें अभी। ठीक है, वैसे इससे कोई रिलेवेंट नहीं है ट्रिपल पॉइंट वाला पॉइंट, फिर भी बता देता हूँ। प्रेशर वॉल्यूम का अगर आप ग्राफ बनाते हो, प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर का, तो हम ये देखते हैं कि इस तरीके से कर्व बनता है। इस कर्व में यहाँ लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर में कोई भी चीज सॉलिड होगी, होगी सलोनी? Yes, sir. यहाँ हाई प्रेशर है, वो हाई टेम्परेचर है, लो प्रेशर, तो यहाँ कोई भी चीज गैस होगी। यहाँ दोनों चीजें एक जैसी, तो यहाँ लिक्विड होगी। और जहां जिस पॉइंट पे ये ग्राफ मिल रहा होगा, जहां तीनों दिख रहे होंगे, ये ट्रिपल पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों स्टेट होंगे, सॉलिड लिक्विड गैस। हाँ ना बोल बेटा? सर ये सिर्फ वाटर की होती है ना? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की भी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का भी ग्राफ है एनसीईआरटी में, होती तो किसी की भी है। और वाटर ये के लिए टेम्परेचर, वाटर के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर बता देता हूँ मैं। 273.16 केल्विन माइनस डिग्री सेल्सियस, माइनस का डिग्री सेल्सियस, इसको आप 0.01 केल्विन भी कह सकते हो। तो ये अप्रोक्सीमेटली 0 केल्विन ही है, इसलिए एब्सोल्यूट जीरो बनता है। अब बोल बेटा क्या कहती है? तो वाटर के ये लिए, सिर्फ वाटर का ही एब्सोल्यूट रिलेशन है। हाँ हाँ, ये वाटर का है जो ग्राफ मैंने बनाया, लेकिन ये ऐसा नहीं है ट्रिपल पॉइंट सिर्फ वाटर का होता है। ट्रिपल पॉइंट वो होता है जिसपे किसी किसी चीज का
सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फेस एक साथ दिखाई दें। ठीक है? ठीक है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब वो कहता है आइडियल गैस क्या होती है? जो अभी पीछे लॉज बताए, जो इन चीज़ों को माने, उस आइडियल गैस क्या है? A gas which obey ideal gas equation P is equals to nRT at all temperature and pressure, हर टेम्परेचर और प्रेशर, उसे हम कहते हैं आइडियल गैस या परफेक्ट। ठीक है? अब वो कहता है यहाँ पर इस इक्वेशन में हमने साइज को निग्लेक्ट कर दिया और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में ना के बराबर माना। साइज होता है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, वो बाद में जाकर ए बना, और जो फोर्स थी वो थी इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो बाद में जाके बी बनी। ये दो चीजें बनी वेंडर वॉल कांस्टेंट। क्या बने बेटा? बोलो। वैंडर वॉल कांस्टेंट। और फिर बाद में एक रियल गैस इक्वेशन बनी। क्या बनी? रियल गैस इक्वेशन। ये सारे फॉर्मूलाज देख लेना, इन पे कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनको हम करेंगे। ठीक है? जैसे ये P1 V1 अपॉन में T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन में T2। ये कहाँ से आया? देखो मैं बताता हूँ। ये है हमारे पास, चलो एक पेज और ले लेते हैं। क्या मैं ये कह सकता हूँ PV इज इक्वल्स टू NRT? इसमें N और R कांस्टेंट है, तो PV बाय T इज इक्वल्स टू NR, जिससे पता चला PVT 1 के लिए और PVT 2 के लिए कांस्टेंट होंगे। ठीक बात है, गलत बात है? बोलो ठीक बच्चों। बात है सर। ठीक है सर। ठीक है। अब इसके बाद वो कहता है यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन ऑन है, वो क्या है? ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट इज इक्वल्स टू K बाय N। ये N क्या है? एवोगैड्रो कांस्टेंट। बोल्ट्जमान कांस्टेंट इज इक्वल्स टू K R बाय Na। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर। याद रहेगा? सर ये आया कहाँ से? ये इन दोनों से हमने कांस्टेंट बना लिए। मैं अभी दिखाता हूँ तेरे को ये क्या काम करेगा। ये टाइम बचा लेगा। देखो Kb इज इक्वल्स टू 8.314 को तू अगर बेटा इससे मत डिवाइड करे 6.022 10 की पावर 23 से, तो तेरे को मिलेगा 1.2 या 9 या 1.3 इंटू 10 की पावर -23। अब ये आया कहाँ से? ये यहाँ से आया। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी पढ़ा था बेटा? यस सर। तो गिवन नंबर अपॉन में एवोगैड्रो नंबर लिख सकती है। यस सर। आ गया पी वी एन टी, और ये आया तुम्हारा आर बाय एन एवोगैड्रो नंबर और रियल गैस इक्वेशन, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इन दोनों को उठा के मैंने केबी बना दिया, बोल्ट्जमान ने बना दिया, और एक रिलेशन निकल गया पीवी केबी एन टी। ठीक है? बोलो। ठीक है दो सर। कांस्टेंट से उससे एक और कांस्टेंट बना दिया, तो इस कांस्टेंट पे भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है। और बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू क्या? 1.38 10 की पावर -23। मैंने शायद कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, 1.29 लिखी है। ठीक है? चलो आगे चलते हैं। अब बारी आई काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें कुछ असम्पशंस है, इन पे ध्यान देना है। देखो पहली असम्पशन क्या है? सारी गैसेस कंसिस्ट करती है मॉलिक्यूल्स। द मॉलिक्यूल्स आर रिजिड इलास्टिक स्फीयर्स आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट फॉर अ गिवन गैस और डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैस। उन्होंने कहा ये जो गैसेस होती है ना, तो ये सब मॉलिक्यूल से मिलके बनी है। ये मॉलिक्यूल्स रिजिड होते हैं। ठीक है? ये इलास्टिक स्फीयर्स के जैसे होते हैं, मतलब धक्का मार के वापस आते हैं। और कैसा कोलिजन करते हैं? इलास्टिक कोलिजन करते हैं, टकराते रहते हैं एक दूसरे के साथ। अगर ये टकराए नहीं तो जमीन पे बैठ जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। इन ऑल रिस्पेक्ट्स फॉर अ गिवन गैस एंड डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैस। ठीक है? एक जैसी गैस के लिए एक जैसा होते हैं और डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट होते हैं। दूसरा पॉइंट, द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल कंपेयर्ड विद एवरेज डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल। जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है उसके मुकाबले में जो एक मॉलिक्यूल का साइज है वो ना के बराबर है। और ये वाली अजम्पशन इसकी गलत थी। क्यों? उनका साइज मायने रखता है। दूसरी बात, बहुत कम होता है लेकिन फिर भी मायने रखता है। आगे देखते हैं। अब बारी आती है
molecules are in state of continuous random motion. मॉलिक्यूल्स जो है वो रैंडम मोशन में होते हैं और स्टेबल स्टेट में होते हैं। सारे के सारे मॉलिक्यूल्स किसी भी डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर वेलोसिटी, एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ चल रहे होते हैं, जो उनको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है बच्चों? यस आना सर। बोलो। हाँ सर। तो क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला मॉलिक्यूल्स आर इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, मूविंग इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में कर रहे हैं, विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज। ठीक है? अब इस बात पे ध्यान देना, ड्यूरिंग द रैंडम मोशन द मॉलिक्यूल कोलाइड विद वन अनदर एंड विद वॉल ऑफ वेसल ड्यूरिंग कोलिजन देयर वेलोसिटीज आर चेंज्ड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जब इनमें टक्करें होती हैं तो टक्कर कैसी होती है? इलास्टिक कोलिजन, और इनकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदलती रहती है जब भी कोलिजन होता है। कोलिजन जो होता है परफेक्टली इलास्टिक होता है, मैंने बताया था ना, कोई और फॉर्म में एनर्जी चेंज नहीं होती, पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी स्टोर रहती है। देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, थस ऑल इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज काइनेटिक। ठीक है बेटा? इसीलिए इसका नाम केटीजी है। हम काइनेटिक एनर्जी की ही बात कर रहे हैं। बिटवीन द टू कोलिजन अ मॉलिक्यूल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ with a uniform velocity. The average distance covered by the molecule between the two successive collisions is mean free path. ये जब दो टक्कर के बीच में मॉलिक्यूल चलते हैं तो वो एक स्ट्रेट पाथ पे चलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, और जो उनका उनके एवरेज डिस्टेंस कवर होता है, जैसे मान लो अलग अलग मॉलिक्यूल्स अलग अलग डिस्टेंस कवर करते हैं तो हम उसका मीन निकालते हैं। मीन का मतलब ही एवरेज होता है, उसे हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। द कोलिजन आर द कोलिजन आर ऑलमोस्ट इंस्टेंट। ये कोलिजन इतना जल्दी होता है, that is the time during which a collision lasts is negligible compared to the time of free path। तो इनके बीच का फ्री पाथ जो होता है कुछ नैनो सेकंड होता है। तो वो कहता है ये कोलिजन जो होता है वो बहुत जल्दी होता है, ऑलमोस्ट इंस्टेंट। ठीक है? इन स्पाइट ऑफ द मॉलिक्यूलर कोलिजन द डेंसिटी रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट द गैस। ये 8 पॉइंट है सीपीजी के। क्या ये बात समझ आई बच्चों? यस सर। ठीक है। अब वो कहता है एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर। ये आप यूँ बोल सकते हो एकमात्र एक्सप्रेशन है इस चैप्टर में, डेरिवेशन के तौर पे आ सकता है। एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। आओ जरा देखो, अब मेरी बात सुनो और समझो। मान लो ये एक चैम्बर है, 3D चैम्बर। ये लो, ठीक है? इस 3D चैम्बर में इस 3D चैम्बर में यहाँ पर ये गैस का मॉलिक्यूल है जो इस डायरेक्शन में चलता है vx वेलोसिटी से और वापस जाता है माइनस vx वेलोसिटी से, टक्कर खा के जब आता है। तो जाते वक्त इसका मोमेंटम होता है mvx, आते वक्त होता है माइनस mvx। ठीक है बेटा? तो टोटल जो चेंज आया वो आया फाइनल माइनस इनिशियल, वो आया माइनस 2mvx। ये आया चेंज इन मोमेंटम। ये बात ठीक है बच्चों? हाँ ना बोलो। यस सर। अब हम यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम की बात क्यों कर रहे हैं? हमें क्या निकालना है? प्रेशर। सबसे नीचे आ जाओ। हमें निकालना है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फिर फोर्स के लिए हमने निकाला मोमेंटम, मोमेंटम का रेट। इसलिए हम ये चेंज इन मोमेंटम ढूंढ रहे हैं। ये बात ठीक है? अब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के लिए, एन मॉलिक्यूल्स के लिए हम उसको एन से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जितने मॉलिक्यूल जा रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल आ रहे हैं, इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे। एन मल्टीप्लाई में 2mvx, और आने जाने की वजह से सिर्फ आधे मॉलिक्यूल है जो एक तरफ एक डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो यहाँ पर आया nmvx, ये मोमेंटम आया। देखो
एन एम वी एक्स, ये मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम। और इसको अगर हम टाइम से डिवाइड करें तो हमारी फोर्स आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों? यस सर, आ जाएगी। सर फिर आपने उसको एरिया से करें। मल्टीप्लाई क्यों किया? हाँ जी बेटा, किससे? एन से। एम से। ये हमने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, 10, 15, 20, 25, तो ये उसके लिए लिया है। सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक जगह गए, टक्कर खाए, वापस आए। पर सर हम ठीक ये है नहीं बेटा? कह सकते ना कि सारे एक ही जगह होंगे, मतलब जिस भी हाँ, डायरेक्शन रैंडम होगी में डायरेक्शन। होंगे। हाँ, हाँ डायरेक्शन रैंडम होगी। लेकिन उसके 3 हिस्से तो होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो उसका भी एक कोऑर्डिनेट देखें। हाँ, ये बात दूसरी है कि अगर मुझसे कोई ये पूछे कि ये सब के सब किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो मैं कहूँगा 3D में। किसमें चल रहे हैं बेटा? 3D। तो तू यूँ कह सकती है कि भैया इनकी Vx की, Vy की और Vz की, इन तीनों की एवरेज क्या होगी? तो मैं कह रहा हूँ Vx का स्क्वायर ले लो, Vy का स्क्वायर ले लो, Vz का स्क्वायर ले लो, वो तीनों इक्वल है। तो Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर प्लस Vz का स्क्वायर इक्वल आएगा V मीन के स्क्वायर के। तो V मीन कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा Vx का स्क्वायर प्लस Vx का स्क्वायर प्लस Vx का स्क्वायर। सर देखा जाए तुम तो कह हमने सक वो वेक्टर वाला रूल लगा दिया। हाँ, तो हम ये कह देंगे कि भैया ये जो है ना, ये 3 Vx का स्क्वायर V मीन के स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो मैं जहाँ पर भी Vx आएगा ना फॉर्मूले में, उसकी जगह पे 1/3 V लगा दूँगा। ठीक बात बेटा? जो तू मीन ठीक वाली है। बात पूछी है कि आपको कैसे पता भैया सारे के सारे x की तरफ जाएँगे? मैं उनका एक कॉम्पोनेंट लेके चल रहा हूँ x एक्सिस का। ऐसे ही मैं लूँगा y एक्सिस का, ऐसे ही मैं लूँगा z एक्सिस का। लेकिन x एक्सिस मेरे को देखने में आसान लग रहा है, इसलिए अभी एक को लेके कर लूँ, उसके बाद 1/3 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐसा बना दूँगा। ठीक बात बेटा? हाँ ठीक है। अब तूने कहा ठीक है भैया, आपने n लगा दिया, m लगा दिया, Vx लगा दिया, Vt लगा दिया। क्या आप m को खोल सकते हो? हाँ, मैं चाहूँ तो डेंसिटी में खोल सकता हूँ m को, है ना? वॉल्यूम और एरिया में सोच खोल सकता हूँ। हाँ। डेरिवेशन तो मैं पूरी अभी दिखाऊँगा, अभी सिर्फ एक खाका बना रहा हूँ। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, इस m को, n वॉल्यूम इंटू डेंसिटी? क्या वॉल्यूम को लिख सकता हूँ मैं? एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी Vx बोल। यस सर। यस सर। ठीक है। तो फिर तुम कहोगे कि भैया अब पता है क्या हुआ? प्रेशर क्या आ चुका है? प्रेशर आ चुका है फोर्स। फोर्स की वैल्यू क्या निकाल चुका हूँ मैं ऊपर? n एरिया रो Vx लेंथ अपॉन dt, ये भी वेलोसिटी बन जाएगी। और एरिया, एरिया से एरिया कट जाएगा, बोलो। हाँ सर। तो प्रेशर पता है क्या बन गया? n डेंसिटी, ये भी Vx और ये भी Vx, Vx का स्क्वायर, बोलो। तो घुमा फिरा के हम यहाँ तक पहुंच गए, n रो Vx का स्क्वायर, और Vx के स्क्वायर को क्या कह दूंगा मैं? 1/3 मीन b। अब मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या किया, अब देखते हैं इसको ढंग से। सबसे पहले हमने आपसे कहा कि ये Vx पे जा रहा है एक डायरेक्शन पे, ठीक है? तो उसका इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ? mvx। और वापस आता है ये माइनस mvx। ठीक बात बेटा? चेंज इन मोमेंटम माइनस mvx यानी कि माइनस का 2mvx, चेंज इन मोमेंटम मिल गया। फिर मैंने कहा फॉर n पार्टिकल ये बन जाएगा -2 n mvx। फॉर सिंगल डायरेक्शन, सिर्फ एक डायरेक्शन में जाने के लिए, ये बन जाएगा -n mvx। ठीक बात है बेटा? फॉर फोर्स हम कहेंगे चेंज इन मोमेंटम को डिवाइड कर दो चेंज इन टाइम। चेंज इन मोमेंटम को लिखो n, m को लिखो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी vx। n ठीक है, डेंसिटी ठीक है, वॉल्यूम को लिख दो एरिया इंटू लेंथ। अब लेंथ को अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिवाइड करोगे तो आपको वेलोसिटी ही मिलेगी। ठीक बात है बच्चों? हाँ ना बोलो। यस सर, ठीक है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, एरिया से एरिया कट जाएगा, तो आ जाएगा n रो Vx, Vx यानी कि Vx का स्क्वायर। तो ये प्रेशर आ गया आपका।
n रो Vx का स्क्वायर। Vx के स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1/3 V मीन। क्यों लिख सकते हो बताया अभी? क्योंकि V मीन का स्क्वायर होता है Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर प्लस Vz का स्क्वायर। अगर तीनों के तीनों रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन एक जैसी स्पीड से जा रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा? V मीन का स्क्वायर Vx का स्क्वायर प्लस Vx का स्क्वायर प्लस Vx का स्क्वायर, यानी कि Vx का स्क्वायर का थ्राइस। तो Vx का स्क्वायर आ जाएगा 1/3 V मीन का स्क्वायर। उसको उठा के यहाँ पुट कर दिया। अब देखो, एक बार इसको देख लो। और ये देख लो। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब जरा एक बार इसकी भी देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है। ये कहता है कि भैया, as the collision is elastic, the molecule rebonds with the same velocity. Y Z components चेंज नहीं हो रहे, x पे गया, x से वापस आ गया। ये लो। अच्छा पीछे से है तो इसे दर्ज, मैंने लाइन यहाँ से नहीं पढ़ी। ये लो, बता रहा है कि एक्सप्रेशन में मैंने पहले तो बोला कि वेलोसिटी Vx Vy Vz में होगी। अगर मान लो वो x डायरेक्शन की वॉल पे जाके टक्कर मारने वाला है, x डायरेक्शन से परपेंडिकुलर पे, तो मैंने x डायरेक्शन वाले को ले लिया। लिया तो वो टक्कर खा के आया और ये बना। देख बेटा यही है, देख, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ कोलिजन इज बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम ये कह सकते हैं टक्कर खा के आने की वजह से हम यहाँ पर माइनस के साइन को निग्लेक्ट कर, वो सिर्फ डायरेक्शन का काम करता है। इन अ स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल, यानी कि डेल्टा टी टाइम, ऑल दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच लाइज विद इन द Vx डेल्टा टी फ्रॉम द वॉल ऑफ एरिया A with will hit this wall, that is the molecule which lies in the volume is एरिया इंटू वी इंटू डेल्टा टी। अब तुम कहोगे ये क्या चीज बना दी? कई बार बच्चे पूछते हैं भैया ये क्या चीज है? एरिया इंटू वी एक्स इंटू डेल्टा टी। प्रियंका, ये चीज समझ नहीं आ रही ना, ये क्या है? अब देखिए क्या है। वॉल्यूम लिखना आता है आपको, फिर वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिखना आता है। अब क्या आप लेंथ को लिख सकते हो वेलोसिटी इंटू चेंज इन टाइम? ये वो लिखा है। अब बोलो, अब समझ में आया? आना बोलो। यस सर आया। वॉल्यूम को कहते हैं हम एरिया इंटू लेंथ, और लेंथ को कह दिया वी एक्स इंटू डेल्टा टी। काम बन गया आपका। फिर वो कहता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हिट कर कर आए हैं। अब यहाँ उन्होंने यहाँ हाफ लिखा है, मैंने वहीं पे हाफ कर दिया था। हाफ इंटू ये क्या है? ये वॉल्यूम है। ये क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। और हम जानते हैं कोई भी वेलोसिटी जो होती है वो होती है लेंथ अपॉन में टाइम। इसलिए ये बन गया, लेंथ बन गया वेलोसिटी इंटू चेंज इन टाइम। और जब ये बना तो इसको यहाँ पर रखा, टोटल मोमेंटम है। टोटल मोमेंटम क्या है? 2mvx मल्टीप्लाई में सारे के सारे नंबर, काटापीटी करने के बाद आपका चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ गया, जिसे हम फोर्स कहते हैं। और ये आपका मोमेंटम बना। लेकिन ये सिर्फ Vx के लिए। Vx को जब आप एवरेज से निकालोगे तो देख यही करा ना बेटा, Vx का स्क्वायर Vy का स्क्वायर Vz का स्क्वायर इक्वल है, इसलिए 1/3 Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर इक्वल टू होगा 1/3 V मीन के स्क्वायर के। क्या ये बात समझ आई बच्चों? Yes. और ये फॉर्मूला लगा सर दिया। वो हाफ कहाँ से लगा है? बेटा हाफ इसलिए लगा है, ये वाला हाफ, देख ऊपर देख क्या कहता हूँ। कहता है जब ये जाते हैं, टक्कर खा के वापस आते हैं, तो एवरेज में सिर्फ मैं जाने वालों के लिए लूंगा या आने वाले के लिए लूंगा? यहाँ से पढ़ो। ऑन द एवरेज हाफ ऑफ सच मॉलिक्यूल्स आर मूविंग टुवर्ड्स द वॉल। सिर्फ और वापस आ रहे हैं आधे, आधे सिर्फ टक्कर खाने जा रहे हैं और आधे टक्कर खा के वापस आ रहे हैं। ठीक है? ओके क्लियर? सर। हाँ हाँ हाँ। यहाँ से प्रेशर क्या बना? 1/3 nmvx। इस फॉर्मूले को पकड़ लो, 1/3 nmvx। अब वो कहता है आप चाहो तो इसको डेंसिटी में लिख सकते हो। डेंसिटी ऑफ गैस क्या लिखी इसने? मास अपॉन में वॉल्यूम, nm।
अपॉन में 1। तो तुम इसको ये भी लिख सकते हो 1/3 डेंसिटी v स्क्वायर। हाँ ना बोलो। यस सर। अब मैं जो चीज करने जा रहा हूँ जरा उस पर ध्यान दो। क्या तुम ये कह सकते हो भैया हम यहाँ पर इस nmv स्क्वायर का ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जानते हैं कि प्रेशर का भी हमने फॉर्मूला निकाला है 1/3 nmvx का स्क्वायर, खाली v स्क्वायर, सॉरी vx नहीं, तो v रह गया खाली। निकाला है फॉर्मूला। अब तुम्हें काइनेटिक एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे? यस सर, है ना, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। तो उसके लिए तो तेरे को हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाफ से मल्टीप्लाई, हाफ से डिवाइड। ये ले 2/3 n हाफ एम वी स्क्वायर। अब तूने कहा भैया ये है काइनेटिक एनर्जी, तो ठीक है भाई 2/3, ये n क्या है? नंबर है, n नंबर है। अब मैं तेरे से पूछता हूँ कि कोई ऐसा फॉर्मूला पड़ा है जो एवोगैड्रो का हो? हाँ, म्यू यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन नंबर अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। तो गिवन नंबर को आप कह सकते हो, गिवन नंबर को छोटे एन से दिखाओ बड़े एन से दिखाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कह सकते हो म्यू इंटू एन है, कह सकते हो। हाँ ना बोलो। यस सर। तो यहाँ तुम लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई में एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई में काइनेटिक एनर्जी। गलत है क्या? और ये भी एक फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू जो भी ऊपर लिखा है 2/3 n काइनेटिक एनर्जी, जिससे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकलता है देखो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 P बाय n। ठीक बात। इस फॉर्मूले को देखो इस पेज पे, बोलो बच्चों। हाँ ना बोलो। यस सर। सो क्यों जाते हो, मेरे समझ में ही नहीं आता। देखो अब मैं आपसे कहता हूँ इस पेज पे जो हमने प्रेशर का फॉर्मूला निकाला, यानी कि ये पीवी सॉरी P इज इक्वल्स टू 2/3 गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई में काइनेटिक, और एक फॉर्मूला है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। है ये फॉर्मूला? यस सर। क्या आप नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकते हो गिवन नंबर अपॉन में एवोगैड्रो नंबर? और अभी बताया था एवोगैड्रो नंबर अपॉन में आर क्या होता है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट। क्या होता है बोलो? हाँ सर, बताया था। तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है। अब इसमें से अगर आप प्रेशर की वैल्यू ऊपर से देखोगे और रखोगे तो क्या आएगी? 2/3 n अपॉन में काइनेटिक एनर्जी n kBT। तो तुम कह सकते हो n से n काट दो तो भैया काइनेटिक एनर्जी आ गई 3/2 kBT आ गई। यस सर। अब अगर मैं तुमसे कहूँ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी के हिसाब से ये तीनों में बट गया, जैसे 1/3 1/2 kBT एक्स एक्सिस के लिए, 1/2 kBT वाई एक्सिस के लिए, और 1/2 kBT जेड एक्सिस के लिए। क्या कह सकते हैं ऐसा? हाँ सर, कह सकते हैं। तो आप कह दोगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल है टोटल काइनेटिक एनर्जी। अभी के लिए तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी एक्स एक्सिस के लिए काइनेटिक एनर्जी, वाई एक्सिस के लिए काइनेटिक एनर्जी, जेड एक्सिस के लिए। इसे क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। ठीक है सर। तो एक ये बात हो गई। हमने पहले प्रेशर का रिलेशन निकाला काइनेटिक एनर्जी से, फिर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी के फॉर्मूले में पुट किया। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी के फॉर्मूले में आर अपॉन में एन जो होता है वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट के भी होता है। हमारा काम चल गया। हाँ ना बोलो। यस बोलो। सर। अब दूसरा काम क्या है हमारा? हमने एक तो ये निकाला, फिर उसके बाद हमने कहा जो काइनेटिक एनर्जी है ना, टोटल काइनेटिक एनर्जी, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल जो चलती है आपके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल जो चलती है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। काइनेटिक एनर्जी और किस चीज में लू बेटा? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन
जैसे जो ऑस्सिलेशन वगैरह में पढ़ के आ रहे हो आप स्प्रिंग का, ठीक है। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लिए तो ये हो गया 3/2 केवीटी हो गया, और इसके लिए हो गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एक क्लॉकवाइज के लिए और एक एंटी क्लॉकवाइज के लिए, ठीक है। बोलो बच्चों। हाँ हाँ भैया ठीक है सर। और यहाँ पर इस वाले में लग गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपका, जो स्प्रिंग के लिए लगता है, तो आप सिंपल हाफ एम वी स्क्वायर कह सकते हो या हाफ एम की डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकते हो। अब देखो, ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी निकल कर आई है, वाइब्रेशन का मतलब टू फ्लो, रोटेशन का मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ट्रांसलेशन का मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। अब देखो इसको, देखो यही करा इसने। पहले तो इसने बनाया 2/3 आर टी, फिर उसके बाद 3/t एन आर टी, और ये इक्वेशन आगे बढ़ा दी। ये कहाँ से लेकर आया पीछे, हम कोई पेज खा गए। ये रहा, यहाँ तक तो पहुंचा दिया था मैंने। इसके बाद देखो, वो कहता है आप इस प्रेशर की इक्वेशन को एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, वही तो 2/3 इक्वेशन आई आप। अब काइनेटिक इंटरप्रिटेशन कैसे देता है ये, P इज इक्वल्स टू 1/3 रो वी स्क्वायर हमारे पास था। हाँ, अब इसने उसको मास और वॉल्यूम में खोल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया और काइनेटिक एनर्जी ढूंढ ली। यही बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, हाँ ना बोलो बच्चों। P इज हाँ इक्वल्स टू सर। 2/3, हाँ 2/3 काइनेटिक एनर्जी, और P इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है, वो फॉर्मूला लगाकर ये इक्वेशन बना ली बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर इस बात पे ध्यान दो, एक आरएमएस वैल्यू होती है, आरएमएस वैल्यू का मतलब बताता हूँ मैं आपको। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसका मतलब बताता हूँ, फिर कभी नहीं भूलोगे। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की वेलोसिटी कितनी आई, अंडर रूट ऑफ मीन का स्क्वायर, और वो बना 3 √3 RT/m। यहाँ से पता चला जो वेलोसिटी आरएमएस वो टेम्परेचर पे के अंडर रूट पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे मॉलिक्यूल उतना फास्ट भागे, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर जीरो होगा तो काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल जो है वो भी जीरो हो जाएंगे। इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे सारे के सारे मॉलिक्यूल जमीन पे बैठ जाएंगे, इसलिए उसको एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। ये बात ठीक है या गलत है, बोलो। ठीक है सर। ठीक है, अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आरएमएस वैल्यू बता दी, ठीक है। इन फॉर्मूलों पे ध्यान दे, ये बता चुका मैं आपको, न्यूमेरिकल में काम आएगा, ये बता चुका पर मॉलिक्यूल, ये बता दिए, बस आगे चलो। भैया, हाँ जी बेटा। जैसे आप हर क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स पे नंबर ऊपर एन अपॉन में एवोगैड्रो नंबर ले रहे थे, तो हाँ, हम गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास क्यों नहीं ले रहे? वो भी ले लो, जो क्वेश्चन में दिया होगा उसी से तो कंपेयर करेंगे। तीन इक्वेशन है, गिवन अपॉन में Na, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या गिवन वॉल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर, जो क्वेश्चन में मिले वो ले लो, अच्छा ठीक है। ठीक है। हम्म, केमिस्ट्री में वो ज्यादा लगता है, फिजिक्स में ये ज्यादा लगता है। बेटा एक ठीक बार है। ये चेक कर लो, ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक आ रहा है आपके में या डिलीटेड है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, अगर आपने एक डब्बे में एक से ज्यादा गैसेस भर दी है तो टोटल प्रेशर जो होगा वो उन सभी गैसेस का अलग अलग गैसेस का सम होगा। अगर आपको किसी का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो उसके मोल फ्रैक्शन से उसको मल्टीप्लाई कर दो। ये कहता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। कैसे निकालोगे भैया आप इस डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को, आप एक काम करो, आप ये फॉर्मूला लिखो। एक चैम्बर है जिसके अंदर चार गैसेस है, P1, P2, P3, P4। तो जो टोटल प्रेशर है वो है P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। ये बात ठीक है बच्चों। क्या हाँ। आप जानते हो P1 होगा nRT बाय V, लेकिन इस कमरे का वॉल्यूम सेम है, इस पूरे कमरे का वॉल्यूम कांस्टेंट है, इस पूरे कमरे का टेम्परेचर कांस्टेंट है, और R पूरे यूनिवर्स के लिए गैसेस के लिए कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो P1 सिर्फ N1 से बदलेगा, P2 भी N2 से बदलेगा, हाँ ना बोलो। यस सर। P3 भी N3 से बदलेगा, वगैरह वगैरह। ऐसे हर चार के 400 गैस हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं आपसे कहूँ
कि P1 इससे P टोटल क्या आएगा? N1 प्लस N2 डॉट 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 RT बाय V आएगा। तो Yes, sir. P1 को PT से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा? N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस RT बाय V ऊपर भी, RT बाय V नीचे भी। तो ये क्या है? ये तो मोल फ्रैक्शन है। किसका? 1 का। तो P1 क्या आया? आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 मल्टीप्लाई में टोटल प्रेशर। तो P2 क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 मल्टीप्लाई में टोटल प्रेशर। P3 क्या आएगा? ऐसे ही। हाँ ना बोलो? Yes, sir. आसान है? हाँ सर, ये तो केमिस्ट्री वाला ही है। हाँ। अब ये और ध्यान दे लेना बेटा, एवरेज, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब देखो, पहले तो एवरेज स्पीड का मतलब तो आप जानते ही हो। सारे मॉलिक्यूल्स जो है, एक चल रहा है 5 से, एक चल रहा है 10 से, एक चल रहा है 7 से, एक चल रहा है 8 से, तो आपने कहा भैया एक एवरेज निकाल लो, उससे हम मान लेंगे। ठीक है? और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का मतलब मैं आपको बता, आप इस चीज को देखो, ये रूट है, ये मीन है, दो चीजों का सम करके 2 से डिवाइड करना, स्क्वायर की चीजों का सम करना। उससे क्या होगा भाई? अगर अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू भी हुई तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अब आप इसको देखो, ये चीज बढ़ रही है, ये चीज घट रही है, ये चीज पॉजिटिव है और ये चीज नेगेटिव है। तो तुम कहोगे भैया +5 से -5 तक की वैल्यू जो है आपने सारी की सारी जोड़ ली। तो मैंने कहा एक काम कर, +5 और -5 ले और उनको जोड़ दे। तो तूने कहा भैया एवरेज तो 0 आ गई। अरे ये तो गलत है, आंसर आना चाहिए था प्लस से लेके 5 तक की सारी वैल्यू। तो मैंने कहा एक काम कर, उसको प्लस में रख और माइनस में रख और उसका स्क्वायर कर दे, और स्क्वायर को खत्म करने के लिए उसका अंडर रूट कर दे। तो क्या होगा? ऊपर आएगा 25 जमा 25 50, 50 बटे 2 का अंडर रूट। 25 का अंडर रूट कितना होता है? +-5। तो अब आरएमएस वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू में नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव बन जाती है, ये इसका फायदा होता है। ये बात समझ में आई श्रेया? Yes, sir. तुझे ये बोलना है कि भैया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में मैं पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों देख सकती हूँ, एक बात। दूसरी बात, पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू का अगर मैं स्क्वायर करूंगी तो उसका अंडर रूट भी करना जरूरी है, क्योंकि मैं मीन निकालना चाहती हूँ सिर्फ। और अंडर रूट करेगी तो तेरे को ऑटोमेटिकली एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव बाहर मिलेगी। तो पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक की सारी वैल्यू मिल जाएगी, यही बताना था। ठीक है? तो ये होती है आरएमएस वैल्यू। मैं पहले इनको डिफाइन कर दूं, उसके बाद तो सिर्फ इनका फॉर्मूला ही देखना। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की डेफिनेशन बता दी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब मैंने आपसे कहा भाई 500 मॉलिक्यूल्स दौड़ रहे हैं, तुमने कहा ठीक है भैया किस किस स्पीड से? भाई 5 मॉलिक्यूल दौड़ रहे हैं 3 की स्पीड से, 4 मॉलिक्यूल दौड़ रहे हैं 2 की स्पीड से, 7 मॉलिक्यूल दौड़ रहे हैं 50 की स्पीड से, और 400 मॉलिक्यूल दौड़ रहे हैं 20 की स्पीड से। तो तुम कहोगे भैया ज्यादातर मॉलिक्यूल 20 की स्पीड से दौड़ रहे हैं। हाँ, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या हुई? 20 की। अब बात समझ में आई मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है? तुम्हारी क्लास में 3 बच्चे बहुत होशियार हैं, 2 बच्चे बहुत नालायक हैं और 35 एवरेज बच्चे हैं। तो तुम्हारी क्लास में मोस्ट प्रोबेबल बच्चे कौन से? एवरेज। ठीक है? प्रोबेबिलिटी किनकी ज्यादा है? तो ये वर्ड है। अब इनके तीनों के सिर्फ फॉर्मूलाज लर्न करने हैं आप। एक तो ये, ठीक है, ये है आपका एवरेज स्पीड का। फिर आता है रूट मीन स्पीड का, ये मारो इन सबको गोली, इस पेज को लर्न करना। ठीक है? आना बोलो बच्चों। Yes, तो sir. ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल आएंगे सीधे और कुछ नहीं। डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है आपके कोर्स में? हाँ. अरे मर गए। चलो कोई बात नहीं, डिग्री ऑफ फ्रीडम समझाता हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है? ये थोड़ा सा लंबा है टॉपिक। देखो, आपको मैंने पूछा ये एक मॉलिक्यूल है, ये कहाँ-कहाँ जा सकता है? तो आपने कहा भैया यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 3। मॉलिक्यूल कैसा था? अकेला, मोनो एटॉमिक गैस। अच्छा ये 2 मॉलिक्यूल्स कहाँ-कहाँ जाएँगे? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, 3 ये, 3 ये। फिर तुमने कहा भैया इन दोनों के बीच में बॉन्ड भी तो बना होगा। हाँ, उस बॉन्ड बनने की वजह से एक डायरेक्शन कम हो गई। तो कितनी जगह जा सकते हैं? 5 जगह जा। तो ये निकालोगे कैसे? तो आपने कहा भैया
डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। देखो, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स n हो और k यानी कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स उनके बीच में कितने हैं वो ये हो, तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि छोटे f का फॉर्मूला बनेगा 3n माइनस k। f इज इक्वल्स टू 3n माइनस k। अब मेरी बात सुनो और समझो। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको किस किस के लिए निकालनी है? मोनो एटॉमिक गैस के लिए। मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस के लिए रिलेशन कितने होते हैं? जीरो। अकेला मॉलिक्यूल किसके साथ रिलेशन बनाएगा? किसी के साथ नहीं। एन कितना होता है? एन वन। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई? थ्राइस ऑफ एन माइनस के, यानी कि थ्राइस ऑफ वन माइनस जीरो, तीन। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? जल्दी बोलो, 3 बोलो बच्चों। 3 फिर आई है सर। डायटोमिक गैस के लिए, डायटोमिक गैस में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक रिलेशन होता है। रिलेशन होता है एक, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं दो, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है थ्री थ्राइस ऑफ टू माइनस वन, यानी कि फाइव। गलत बात है या ठीक है? बोलो। ठीक है। अब ट्राई एटॉमिक गैस के लिए क्या होगा? रिलेशन कितने होंगे? दो। ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें ऐसे होने को तीन भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है नहीं अभी तीन वाला। अगर आपके पास हो तो बता देना। ये तीन बॉन्ड बना रहा हूँ, या मॉलिक्यूल है तीन, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी थ्राइस ऑफ थ्री माइनस टू, यानी कि सात। आसान भी याद रखा, तीन पांच सात, आसान है ना याद रखना? और नंबर चल रहे हैं, क्या दिक्कत है? बोलो बच्चों। सर यस ट्राई सर। एटॉमिक में ना 2 केस बनेंगे। हाँ, ट्राइएटॉमिक में दो केस, वही तो बता रहा हूँ मैं। उसमें सिर्फ तीन करेगी तो, लेकिन उसका कोई एग्जाम्पल नहीं है बेटा। ये तो फिजिक्स ओजोन बोल देते हैं, लेकिन नहीं होता वो। ये कहना चाह रहा है ये, है ना? हाँ, लेकिन ये प्रैक्टिकली चलता नहीं। चल कोई बात नहीं, वो तो ठीक है ना, मतलब समझ में आ गया। हाँ, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक के लिए देखो आप, डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक के लिए देखो, H2O2 N2CO इनके लिए 5i। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्राई एटॉमिक के लिए देखो, H2O SO2 नॉन लीनियर। ठीक है, नॉन लीनियर के लिए कितना होगा? 6। लीनियर के लिए कितना होगा? 7। ठीक बात, हाँ ना? बोलो। यस सर। ठीक है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी मैं आपको बता चुका हूँ। कोई 3/2 केबीटी को तोड़ना, एक्स के लिए अलग, वाई के लिए अलग, जेड के लिए अलग। तो 3/2 केबीटी कितना हो जाएगा? एक्स के लिए 1/2 केबीटी, वाई के लिए 1/2 केबीटी, जेड के लिए 1/2 केबीटी। ठीक बात है गलत बात है? सही है। अगर आप इसको इस तरीके से देखो, ट्रांसलेशन के लिए अलग, रोटेशन के लिए अलग, वाइब्रेशन के लिए अलग। तो ट्रांसलेशन के लिए बनी एक्स वाई जेड, हाँ जी। रोटेशन के लिए बनी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, हाँ जी। और ये फॉर्मूला आपका बना वाइब्रेशन के लिए। वाइब्रेशन के लिए आप dx बाय dt लिखते हो उसको। मैंने dx बाय dt बताया था ना वाइब्रेशन। बस ये पता नहीं क्यों इतने भयंकर से फॉर्मूले लिखता है। ठीक है, ठीक है। यस सर। अब आप स्पेसिफिक हीट का टॉपिक पढ़ चुके हो, स्पेसिफिक हीट फॉर मोनोटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस, ट्राइएटॉमिक गैस वगैरह वगैरह। पहले तो मैं आपसे पूछता हूँ स्पेसिफिक हीट क्या होता है? हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट, ये टॉपिक पढ़ के आ रहे हो ना आप? तो उसमें से ये एक टॉपिक को ले रहा है स्पेसिफिक हीट, जिससे ये सीपी और सीवी निकालेगा, और सीपी सीवी को डिवाइड करके गामा बनाएगा। क्या बनाएगा? बोलो। गामा। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट फॉर मोनोटॉमिक गैस क्या बनाई इन्होंने? इन्होंने कहा कि भैया आप मान लीजिए कि एक पार्टिकल के लिए मैं अगर देखूं, मोनोटॉमिक गैस के लिए तो हाफ केवीटी आता है। अच्छा जी, हाफ केवीटी आता है, तो एवरेज क्या आएगी उसकी? 3/2 केवीटी। क्यों? डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है। ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाई में हाफ केवीटी। ठीक बात है? बोलो। यस सर। अच्छा, डायटोमिक होता तो ये 5/2 केवीटी होता।
और Yes, ट्राई sir. बाय 2 होता तो ये 7/2 केबीटी होता। ये लगा दिया इन्होंने फॉर्मूला। तो इन्होंने कहा कि भैया यहाँ पर अगर आप चाहो तो इस केबीटी को खोल सकते हो आर और एनए के फॉर्मूले में। हाँ जी, खोल लेंगे। हम जानते हैं आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और एनए होता है एवोगैड्रो नंबर। एक काम करो, इसको 1 मोल के ले लो। कितने मोल के ले लो बच्चों? 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एवोगैड्रो। उसने उस पूरी की पूरी वैल्यू को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दिया एन से। गलत बात है, ठीक बात है? बोलो। सही है. सही अभी है, तो sir. बताया था जो केबी होता है वो होता है आर अपॉन में एनए। तो यहां से आप ये नहीं कह सकते कि केबी मल्टीप्लाई में एनए बन गया आर, कह सकते हो? हाँ भाई। तो रख दिया। तो 3/2 आर आ गया। ये क्या आया? यू। यू क्या है? आपकी एनर्जी। अब आप जानते हो जो सीवी होता है मोनोटॉमिक गैस के लिए हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, वो होता है डीयू बाय डीटी। तो वो क्या आ गया? 3/2 आरटी का डीटी से डिफरेंशिएशन। ठीक है, यानी कि 3/2 आर। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये सीवी है तो सीपी क्या होगा? सीपी होता है इस फॉर्मूले से, मेयर फॉर्मूला याद है? सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर। तो आप कह सकते हो सीपी इज इक्वल्स टू आर प्लस सीवी। कर दिया इसने। और ये करते ही क्या मिला हमें? ये फॉर्मूला 3/2 आर प्लस आर, यानी कि 5/2 आर। गलत हो तो बताओ बच्चों। Yes, Yes, sir. sir. और गामा बना आपका सीपी माइनस सीपी डिवाइड बाय सीवी। अगर इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 3/5, 1.67। डायटोमिक गैस में अब ये 3 की जगह 5 लगाओगे, ट्राइटोमिक गैस में 5 की जगह 7 लगाओगे। कोई दिक्कत? ठीक है, ये 3 डेरिवेशंस हो गई आपकी, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक। अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक हीट किसी सॉलिड की, तो सॉलिड में एक चीज और होती है, वाइब्रेशन। अभी मैंने आपको जब ये क्वेश्चन स्टार्ट कराया था तो मैंने कहा था 1/2 केबीटी को डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई करना। किससे मल्टीप्लाई करना? डिग्री ऑफ फ्रीडम से। लेकिन वाइब्रेशन में तो आना जाना दोनों होता है, टू एंड फ्रो। तो वो 1/2 केबीटी को 2 से और मल्टीप्लाई करना। किससे मल्टीप्लाई करना बच्चों? बोलो। 2. 2 से multiply. हाँ, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को अब मैं केबीटी से मल्टीप्लाई करूंगा। 2 से 2 तो कट गया। तो अब जो 3/2 आया था वो 3 आएगा। अब चेक करो। वो कहता है सॉलिड में एटम वाइब्रेट करता है। एटम वाइब्रेट करता है अपनी मीन पोजीशन। तो इस वजह से यहाँ पर जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है वो दोनों अपना रोल प्ले करती है। और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है मुझे। करा ही नहीं इसने। अच्छा हाँ, कर दिया। नीचे देखो, ये किसकी है? काइनेटिक एनर्जी। ये किसकी है? पोटेंशियल एनर्जी। और ये हो गया आपका डबल। तो हो गया 3 केबीटी। बोलो बच्चों। Yes, sir. तो एवरेज वाइब्रेशन जो पहले आई थी 3/2 केबीटी, अब आई है 3 केबीटी। अब इस एवरेज एनर्जी को अगर मैं एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। और फिर वो याद आएगा 3 RT। पहले क्या आया था? 3/2 RT। अब आया 3 RT। ये 3 RT को अगर मैं डेल्टा टी से डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा सीवी। और सीवी क्या आया? 3 R। और सीपी क्या आएगा? 3 R प्लस एक और आर। हाँ ना बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो सीपी बाय सीवी कर देना, आपका काम बन जाएगा। H2O के लिए भी यही लगेगा, पानी के लिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो वो कहता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर में भी वही होगा, टू एंड फ्रो वाली बात। वही वाइब्रेट करेंगे मॉलिक्यूल, वही 3 केबीटी आएगा। लेकिन आप जानते हो H2O के पास कितने मॉलिक्यूल है? 3। कितने मॉलिक्यूल है? 3. ओ सॉरी, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 3। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में तुम्हें कहना पड़ेगा 3 से और मल्टीप्लाई करो। कर दिया तो ये बन गया 9 केबीटी। अब 9 RT, फिर 9 R, और उसमें एक और जोड़ोगे 10 R। हाँ ना बोलो। Yes, ये sir. करना जरूर बेटा, एक बार हाथ से निकाल लेना क्वेश्चन को, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। ठीक है बच्चों।
Yes, sir. ठीक है। इसके बाद बारी आती है मीन फ्री पाथ। अभी मॉलिक्यूल्स टक्कर तो खा रहे हैं, कोलिजन तो कर रहे हैं, लेकिन जितनी देर लगती है इनको टक्कर खाने में उतनी देर के लिए फ्री रहते हैं कोलिजन के लिए। उस सारे फ्री वाले पाथ की एवरेज निकाल दो। क्या निकाल दो? बोलो। Average. Average. इसे कहते हैं मीन फ्री पाथ। तो वो कहता है द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस rapid and random motion. As these molecules have a finite though small size, so they collide against one another frequently. Between the two successive collisions, a molecule moves along a straight line path with uniform velocity. This path is mean free path. Here is the definition. ठीक है। अब ये बना दिया उन्होंने। किसी का मीन फ्री पाथ लैम्डा 1 है, किसका लैम्डा 2 है, किसका लैम्डा 3 है। इन सब का ये फ्री पाथ है, इन सब का मीन निकाल दो तो मीन फ्री पाथ आ जाएगा। तो मीन फ्री पाथ एवरेज डिस्टेंस है दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में। ये लो, ये रहा मीन फ्री पाथ। लेकिन इसका एक्सप्रेशन कैसे निकालोगे? निकालते हैं। हमने कहा भैया मान लो 3 मॉलिक्यूल ऐसे चिपक चिपक के चल रहे हैं। एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। 3 मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं। अब तीनों के तीनों मॉलिक्यूल जो इस तरीके से चल रहे हैं, उनका अपना एक इस तरीके का हमने ये देखा कि भैया इनका डायमीटर जो है वो है d, और इनका जो पूरा पाथ है तीनों मॉलिक्यूल का, उसमें रेडियस डायमीटर बन गया है। क्यों? आधा डायमीटर यहाँ दिख रहा है और आधा डायमीटर नीचे दिख रहा है। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? अब वो कहता है जब ये इस तरीके से चिपक चिपक के चल रहे हैं, तो इनके बीच में, इनके डिस्टेंस के बीच में जो लेंथ है, उस लेंथ को बोल दिया वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक बात? Yes, अब वो sir. कहता है Yes, sir. अब वो कहता है आप एक काम करो, हम मान लेते हैं जो नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रहे, द नंबर ऑफ कोलिजन सफरिंग बाय द मॉलिक्यूल ए इन डेल्टा टी टाइम, वो होंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर स्वेप्ट बाय द मॉलिक्यूल ए इन टाइम टी मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, तो भैया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने ले लिया हमने? n। और यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है सिलेंडर का जो स्वैप करा है इसने टी टाइम में, वो कितना है? तो आप कहोगे भैया वॉल्यूम जो होता है ना, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। क्या होता है वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ? और क्या आप लेंथ को लिख सकते हो? थोड़ी देर पहले बताया था वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी। बोलो बच्चों। हाँ. Yes, sir. और एरिया को लिख सकते हो आप पाई आर स्क्वायर। अब आप कहोगे भैया आर डायामीटर नहीं होता, लेकिन यहाँ देखो जो पीछे पाथ था, पीछे वाले पाथ में ये रेडियस डायामीटर ही था, आगे नहीं था। खाना बोलो। Yes, sir. इसलिए पाई डी स्क्वायर वी डेल्टा टी मल्टीप्लाई में एन। ये इक्वेशन बनी। आई बात समझ में? हाँ, अब मीन sir. फ्री पाथ क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड क्या होता है? वही तो है v इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो टकराए। डिवाइड कर दो, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा, 1 अपॉन एन पाई डी स्क्वायर आएगा। ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो प्रैक्टिकली जो सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं चिपक चिपक के नहीं चलते। तो प्रैक्टिकल जब इस वैल्यू को निकाला तो वाई, तो ये सब कुछ वही रहा, बस एक 1 अपॉन रूट 2 और लगा। ठीक है। अब किसी बच्चे ने कहा कि भैया डेंसिटी को हम ये लिख लें इस तरीके से एम एन। हाँ लिख लो, यहाँ से एन की वैल्यू रो बाय एम निकाल ले और ये वैल्यू और बढ़ा ली। वैसे यहीं तक खत्म हो चुका तुम्हारा मीन। फिर तो आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन न्यूमेरिकल के लिए ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, Yes, sir. तो यहाँ पे आपकी कथा समाप्त।